तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन एक ऐसी शाखा है रसायन विज्ञान की जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? विद्युत रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। चौक कहाँ रखी है? अच्छा, तो वैद्युत रसायन को समझने के लिए हम थोड़े चलते हैं क्लास 11th में। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। H2 + O2, इससे बन रहा है H2O। तो H2O की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या भी 0 है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो H2O बनता है और इस H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में हो रहे हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़ के +1 हो गई है, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से घट के -2 हो गई है, अर्थात ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है और दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं। कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक की छड़ डालते हैं तो क्या होता है? जिंक की छड़ पे कॉपर एकत्रित होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है इसमें से कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु में बदल जाता है। तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, +2 से घट के ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है 0। तो इससे हम देख सकते हैं कि कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ये 0 से बढ़ के +2 हो जाती है, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब दोनों अभिक्रिया एक साथ चलती हैं तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और हर अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं एक साथ ही चलती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीकरण हो जाए या सिर्फ अपचयन हो जाए। अब हम बढ़ते हैं सेल की ओर। सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल या बैटरी, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और ये सेल 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा या विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जिनमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन किए जाते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इन्हें ही हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। और इसका एक सबसे सरल उदाहरण है डैनियल सेल। ये डैनियल सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना हुआ है। एक अर्ध सेल में ZnSO4 का विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और उसमें जिंक की छड़ डूबी हुई है। दूसरे विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और इसमें कॉपर की छड़ डूबी हुई है। तो इस स्थिति में क्या होता है? जो जिंक की छड़ डूबी हुई है ये लगातार इस विलयन में घुलने लगती है। क्यों घुलने लगती है? क्योंकि जो जिंक की छड़ है इस जिंक में ऑक्सीकरण होता है और ये लगातार ZnSO4 में घुलती जाती है, जिससे जिंक आयन बनने लगते हैं। और दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर की छड़ डूबी हुई है, इसकी छड़ पर विलयन में घुला हुआ कॉपर एकत्रित होने लगता है, जिससे ये छड़ जो है लगातार मोटी होने लगती है और ये छड़ धीरे धीरे पतली होने लगती है। तो क्या हो रहा है? जिंक जो है, जिंक की छड़ है वो लगातार गलती जा रही है और ये जिंक आयन में परिवर्तित होती जा रही है। और यहाँ विलयन में जो कॉपर आयन है वो लगातार इस छड़ के ऊपर एकत्रित होता जा रहा है। इसको हम अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज और देखें कि जो जिंक की छड़ है इसमें क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। और कॉपर की छड़ पर
अपचयन की क्रिया हो रही है। तो जहां अपचयन होता है उस क्षण को हम कहते हैं कैथोड। इसमें जो एनोड है वो ऋणावेशित होता है और जो कैथोड होता है वो धनावेशित होता है। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि इसके विपरीत विद्युत अपघटनी सेल में होता है जहां पे कैथोड ऋणावेशित होता है और एनोड धनावेशित होता है। अब हम देखें एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर जिंक धातु जिंक आयन में परिवर्तित हो रही है और कैथोड पर कॉपर आयन कॉपर धातु में परिवर्तित हो रहा है। तो जब हम इन दोनों अर्थ अभिक्रियाओं को एक साथ लिखते हैं तो एक अभिक्रिया बनती है जिसे हम सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात इन दोनों भागों को जोड़ देंगे इस तरफ और दाएं तरफ के भागों को इस तरफ जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा सेल। और इस सेल का रिप्रेजेंटेशन या उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। प्रस्तुतिकरण के लिए हम जो ऑक्सीकरण है वो लिखते हैं बाईं तरफ। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो Zn/Zn2+ और बीच में 2 डंडे खींचते हैं जो लवण सेतु को बताते हैं। और दाहिनी तरफ हम लिखते हैं अपचयन। अपचयन में क्या हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर धातु में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। तो एग्जाम में यदि प्रश्न आता है वोल्टेज सेल का नामांकित चित्र बनाइए या सचित्र वर्णन कीजिए, तो हमें ये चित्र बनाना है, कैथोड एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखनी है, फिर सेल अभिक्रिया लिखनी है, फिर इसका सेल का प्रस्तुतिकरण देना है और लगभग 4 लाइनों में हमें सेल का वर्णन कर देना है। वर्णन कैसे करेंगे कि डेनियल सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। एक अर्ध सेल में जिंक सल्फेट का विलयन होता है तथा इसमें जिंक की छड़ डूबी रहती है। दूसरे अर्ध सेल में कॉपर सल्फेट का विलयन होता है जिसमें कॉपर की छड़ डूबी रहती है और दोनों सेलों को हम एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं तथा दोनों के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए दोनों को एक वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना लिखना है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से।